हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं राजेश कुमार, बिहार बोर्ड वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड वाला एक ऐसा स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत। तो आज मैं आपके सामने हिंदी पुस्तक का द्वितीय भाग वर्णिका का प्रथम पाठ दही वाली मंगवा के साथ प्रस्तुत हूँ। जी हाँ दोस्तों, दही वाली मंगवा कहानी के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा आप लोग के समक्ष। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह अति महत्वपूर्ण अध्याय है। इससे अनेकों प्रश्न प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दही वाली मंगमा, यही है दही वाली मंगम्मा, है ना। यह कहानी का परिचय है। जिस स्लाइड को मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह एक कहानी का परिचय है। दही वाली मंगमा जो है, दही बेचने का काम करती है, अपने माथे पे मटकी ली हुई है और गांव से निकल के शहर की ओर जा रही है दही बेचने के लिए। यह एक वृद्ध महिला है। यह एक कैसी महिला है? वृद्ध महिला है। तो चलिए इसका परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। श्रीनिवास जी द्वारा रचित और बी आर नारायण द्वारा अनुदित यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ कहानी है। यह वेंकटपुर गांव की एक सीधी साधी महिला मंगम्मा के जीवन, उसके संघर्षों का जीवंत चित्रण है। यह जो कहानी है, वेंकटपुर की एक महिला है मंगम्मा, वह दही बेचने का काम करती है, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है दही वाली मंगमा। जो कि एक सीधी सादी महिला है, भोली भाली महिला है और वो अपने जीवन में एक नहीं अनेकों संघर्ष कर रहे हैं और उन संघर्षों का एक जीवंत उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है कहानी के रूप में, जिसके मुख्य पात्र मंगम्मा है। मंगम्मा का पेशा जो है बेंगलुरु शहर में जाकर के दही बेचना है और यह इसका एक जीवन का सहारा है। व्यक्तित्व इसका कैसा है? तो यह परिश्रमी महिला है, ईमानदार महिला है और स्वाभिमानी महिला है। अपने स्वाभिमान के साथ कभी ये समझौता नहीं करती है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम लोग कहानी की तरफ। ये रही आपकी दही वाली मंगम्मा की कहानी। दही वाली मंगम्मा, जिसके लेखक जो है श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है। उनका जन्म 6 जून 1891 में कोलार, कहाँ हुआ था? कोलार में। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, वो अभी संसार में नहीं है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। कौन? श्रीनिवास जी। किस साहित्य में? तो कन्नड़ साहित्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्यिक प्रायः सभी विधाओं में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्रीनिवास जी जो है कविता भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, नाटक लिखते थे, आलोचना लिखते थे और जीवन चरित्र भी लिखते थे। इन सारी विद्याओं में उन्होंने अपनी उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथेगलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में। कौन से कहानी लिखने पर?
तो सन्ना कथेगलू कहानी लिखने पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनको दो दो पुरस्कार मिला है, एक सन्ना कथेगलू लिखने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितने पुरस्कार मिला था इनको मेरे प्यारे बच्चों? दो दो पुरस्कार। कौन कौन? साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह जो कहानी है कन्नड़ साहित्य से सांभर ली गई है। इस कहानी के अनुवादकर्ता जो है पी.आर. नारायण ने किया है। इस कहानी का अनुवाद किसने किया है? बी.आर. नारायण। हाँ, तो ये रहा बच्चों लेखक परिचय। हम लोग ने लेखक परिचय पढ़ लिया। अब चलते हैं कहानी की। कहानी है मंगम्मा वर्षों से हमें बारी से दही दिया करती है। लेखिका कह रही है कि मंगम्मा हमें वर्षों से वारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को ही वारी कहते हैं। बेंगलुरु शहर में भी या दूसरे शहरों में महीनों दिन कंटिन्यू कोई वस्तु देना और अंत में यानी महीने के बाद पैसे लेना को ही क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। पर लगता है बेंगलुरु में ऐसी वारी का रिवाज नहीं है। लेखिका कह रही है कि हम तो बेंगलुरु में रहते हैं, शायद मुझे लगता है कि बेंगलुरु शहर में ऐसी कोई वारी का रिवाज नहीं है। वारी से लोग यहाँ प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वस्तु नहीं लेते हैं। हाँ, आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया है कहती है। जब भी मंगम्मा दही बेचने इनके शहर में आती है तो एक बार लेखिका के घर में अर्थात माँ जी के घर में, श्रीनिवास जी के घर में आकर कहती है कि दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया दही है ना। ये कहती है हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यदि श्रीनिवासी को आवश्यकता होती थी दही की तो वो दही ले लेते थे, यदि नहीं आवश्यकता होता था तो नहीं लेते थे। यदि लेते थे तो उस दिन के भाव से, क्योंकि वारी का तो रिवाज वहां था नहीं, तो उस दिन के भाव से उसे पैसे दे देते थे या कहते थे कि मंगम्मा ऐसा करो, अभी तो छूटा पैसा नहीं है, कल ले लेना, है ना। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुरी या कुछ ऐसा ही है। श्रीनिवासी को पूरा नाम नहीं याद है उसके गांव का, इसलिए वो कहते हैं कि मंगम्मा जो है शायद वेंकटपुर गांव की है या कुछ उसके गांव का ऐसा ही मिलता जुलता नाम है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है उसे, और जाती बार भी हमारी तरफ से ही होकर जाना होता है। मंगम्मा जब भी बेंगलुरु शहर में दही बेचने आती है तो लेखिका के घर के पास से ही जाती है शहर की ओर, और जब शहर से दही बेचकर वापस लौटती है तो मंगम्मा जो है श्रीनिवासी के घर के पास से ही लौटती है। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए वह कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती है। लेखिका कहते हैं कि मैं उससे जरा थोड़ा सा अच्छे से बात करती हूँ, इसलिए जब भी दही बेचने आती है तो आते समय भी और दही बेच के जाते समय भी वो हमसे मिल करके ही जाया करती है, यानी बातचीत करके ही जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, ना रहने पर कभी कभार हमसे पान सुपारी मांग कर खाकर गांव जाती। कहती है कि यदि उसके पास समय होता था मंगम्मा के पास तो आकर के हमारे यहाँ कुछ देर बैठती थी, पान सुपारी खाती थी, और जब उसके पास पान सुपारी नहीं होता था
तो हमसे मांग करके भी खा लेती थी। अब यहीं से मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न होता है। पिछले वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पान सुपारी कौन खाया करती थी। तो हाँ, ऑप्शन में यदि मंगम्मा रहे तो मंगम्मा को मारना है, लेखिका रहे अर्थात श्रीनिवास रहे तो श्रीनिवास को मारना है ना। दोनों खाती थी। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है, मुझसे भी दुख सुख पूछती है, मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुल्हड़ में छेद कर दिया। एक दही बेचने वाली महिला है। अगर मेरे पास समय होता था तो बैठती थी, दो चार गप्पे लड़ाती थी, और मुझे क्या ही सुनाएगी वो। बस यही कि देखिए ना माँ जी, कल मैं दूध गर्म करके रख दिया था ठंड होने के लिए, और जब ठंड हुई दूध तो मैं दही बेचने इधर आया, उधर बिल्ली जो है दूध पी गई, चूहा जो है कुल्हड़ में छेद कर दिया, है ना, हांडी में छेद कर दिया, जिससे सारा दूध बह गया। यही सब सुनाया करती थी। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती और कहती कि दुनिया ऐसा ही है, ऐसा होते रहता है, इस दुनिया में छोटी छोटी घटनाएं घटते रहती है। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई है। लेखिका कह रही है कि मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है, हम भी प्यार से बात करते हैं, वो भी प्यार से बात करती है, इसलिए हमारे और उसके बीच में घनिष्ठता हो गई है, यानी एक रिश्तेदार के जैसा बन गए हैं। सारी बातें वो अपने घर की बताती है, मैं भी उससे अपने घर की बात शेयर करता हूँ, है ना। कोई 1 महीने पहले की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। कहता है यही कोई 1 महीने पहले की बात है। एक दिन मंगम्मा आती है, मेरे दरवाजे पर से पुकार लगाती है कि दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया दही है, मैं भीतर कुछ कर रही थी। लेखिका जो है भीतर में कुछ काम कर रहे थे, है ना। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैला दिया। मंगम्मा का एक ये श्रीनिवास जी अर्थात लेखक का एक बेटा है छोटा सा, जो घर में था, थोड़ा नटखट टाइप का बेटा था। उन्होंने मंगम्मा के पास जाकर के अपना दोनों हाथ ऐसे फैलाता है, कहता है हाँ मैं दही लूंगा, दो दही, है ना। और इस तरह से हाथ फैला करके खड़ा हो जाता है। मंगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। अब वो प्यारा सा भोला सा बच्चा था, इसलिए मंगम्मा भी उसे मना नहीं की कि बर्तन लाओ या कुछ भी लाओ। उन्होंने अपने मटकी से गाढ़ा सा दही नीचे से दही निकाली और उसके हथेली पे रख दी और बोली कि ठीक है बाबू जाओ घर और मम्मी को जल्दी भेजो, मुझे और भी दही बेचने जाना है ना। इतने में मैं आ गई। इतना ही बात अभी चल ही रही थी कि मैं आ गई। मंगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। अब मंगम्मा और लेखिका के बीच में बातें चलने लगती है ना। मंगम्मा बोलती है कि माँ जी आपने जो है सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। जैसा गुण आपका है, जितना अच्छा आप है उतना ही अच्छा आपका भोला भाला बेटा भी है। पर इन सब से क्या, ये जो आप इतनी अच्छी अच्छी आदत इनको इसको सिखाए हैं, इस छोटे से बच्चे को, इन सब का क्या है। अभी आप सिखा रहे हैं, अभी आपके आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन जैसे ये बड़ा होगा आपकी बातों को मानेगा नहीं। लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी, यानी जब इसका शादी विवाह हो जाएगा
तो ये आपकी बातों पे रहेगा नहीं, ये अपने होने वाली पत्नी अर्धांगिनी की बातों पे रहेगा। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा उस समय कि अम्मा जिंदा है या मर गई। क्या माँ जी, आप जो इतनी अच्छी अच्छी बात अपने पुत्र को सिखा रखे हैं, यह बात अभी अच्छी लगती है, शोभा देता है, सोना जैसा बेटा है, लेकिन बेटों का क्या, बड़ा होने की देर है। जैसे ही बड़ा होगा जोरू का गुलाम बन जाएगा, बीवी की बात सुनने लगेगा। उस समय पता भी नहीं रहेगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। तो मैंने पूछा, लेखिका पूछती है यहाँ कि मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, क्यों ऐसी बातें बहकी बहकी बातें कर रही हो, बेटे ने तुम्हारी बात नहीं मानी क्या? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। छोड़िए ना माँ जी, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जब मेरा पति ही मेरे को नहीं पूछता है तो बेटा का तो बात ही छोड़ दो, वो क्या ही पूछेगा, है ना। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? इस पर फिर से पूछती है श्रीनिवासी मंगमा से कि तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसके पीछे लग गया। जो भी हो, वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घर वाली है, इसलिए मैं भी चुप रही। घर वाला तो है, सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही, पति खा गई। मंगम्मा कहती है कि हम सिर्फ नाम के, एक उसकी घरवाली अपने घरवाले की पत्नी कहने की थी, लेकिन उसका तो मन कहीं और ही, किसी और ही औरत पे लग रहा था। मैं तो सिर्फ नाम की पत्नी थी, है ना। ऐसी बातें कौन कर रही है? तो मंगम्मा कर रही है। किनसे? लेखिका से, श्रीनिवास जी से। मैं भी सोचता रहा, इसलिए मैं चुप रही कि चलो घर वाला तो है, मेरा नहीं सुनता है, किसी और का सुनता है। और कहती है, सच कहती हूँ माँ जी, अमृत बेचती रही और पति क्या हो गई, खा गई। आज हमारा पति जो है हमारे बस में नहीं है, वो किसी और पे फिदा हो गया है ना। पति नहीं मेरे नसीब में, क्या पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ माँ जी, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब भी घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिएगा। देखिए, मंगम्मा जो है अपना अनुभव शेयर कर रही है, किनसे? माँ जी से। वो कह रही है कि जब भी पति घर आए तो अच्छे कपड़े लत्ते पहन करके घर में घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन कर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उसके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मंगम्मा अपना अनुभव शेयर कर रही है क्योंकि उसके साथ ऐसी घटना घटी है। वो दही बेचने का काम करती है, अर्थात पशुपालन का भी काम करती है, और सुबह शाम पशुओं को चारा डालने एवं उसके मल मूत्र को साफ करने में ये बेचारी उलझी रहती थी। और इसका पति जो है इस पर से ध्यान हटा करके किसी और औरत पे लगाने लगा, और आज जो है इसका मंगम्मा का पति किसी और पे फिदा है, मंगम्मा के बस में नहीं है। इसलिए ऐसी नसीहत दे रही है किसको? श्रीनिवासी को, कि माँ जी जब भी घर वाला आए तो अच्छी साड़ी पहन करके रहिएगा शाम में। मुझे जरा हंसी आई, लेखिका यहाँ कहते हैं कि मुझे जरा हंसी आई कि मंगम्मा आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव में कितनी बड़ी बात कह रही है मंगम्मा, अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है मंगम्मा। फिर यह मैं जब मैंने यह सोची, साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे कितना बड़ा दुख छिपा हुआ है।
है ना। मैं बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए ना माँ जी, आदमी को ढंग से बस में करने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से मसान जागता है। ऐसे लोगों की तो बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंस कर बातें कीजिए। घर के लिए जो भी चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मंगाइए। पैसे पैसे जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपए उन्हें थमा दीजिए। ये सारे गुण है पति को बस में करने की। यह मंगम्मा शेयर कर रही है किनसे? लेखिका से। थमा दीजिए, पैसे पैसे जोड़ करके 1-2 रुपए जरूरत पड़ने पर उसे थमा दीजिए। ऐसा करने से उसे लगेगा कि मेरी जो घरवाली है वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ना। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला जो है घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। यदि घर वाली ऐसा करे तो घर वाला जो है घर के कुत्ते के समान घर ही में रहता है, वरना इधर उधर गलियों में भटकने लगता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, छोटी सी बात को मंगम्मा बहुत बड़े विस्तार से अपना अनुभव शेयर कर रही है। अर्थात इसके साथ ऐसी दुखदाई घटना घटी है, इसका घरवाला जो है इसे छोड़ करके किसी और औरत पे फिदा है। इसलिए वह नसीहत दे रही है किनको? लेखिका को, कि माँ जी कहीं आपके साथ ऐसी घटना ना घट जाए। मेरा तो जीवन बर्बाद हुआ ही है। आप कम से कम घर में बढ़िया से अच्छा कपड़ा लत्ता पहन ओढ़ करके रहिए, तभी आपके घर वाले आपके बस में रहेंगे। वरना आप तो देख ही रहे हैं ना मेरा क्या हालत है। हाँ तो चलिए, फिगर के माध्यम से एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये थी दही वाली मंगम्मा, है ना। देखिए यहाँ पे माँ जी के साथ गहरा संबंध कैसे जो है मंगम्मा माँ जी के साथ बैठ के कैसे बातें कर रही है, गप्पे लड़ा रही है। और यहाँ देखिए पान सुपारी भी रखा हुआ है, पान सुपारी भी खाती है। मंगम्मा का जो है मंगम्मा का योगदान उत्कृष्ट दही है, अच्छी दही बेचती है। जो भी शहर में लेकर के जाती है अच्छी दही बेचती है। जीवन के सुख दुख की कहानियां, मन का बोझ हल्का करना, इनको है माँ जी के साथ ही करती है ना। माँ जी का योगदान था ध्यान पूर्वक सुनना। इस पात्र में जो है माँ जी ये है, ये दही वाली मंगमा है। इनकी बातों को ये ध्यान पूर्वक सुनते थे। सच्चा पारिवारिक स्नेह था, अपने परिवार जैसा इसको स्नेह प्यार देते थे। सम्मान और आत्मीयता थी, ये दोनों का योगदान था। अपना अपना योगदान है। ये मंगम्मा की योगदान है और ये माँ जी का योगदान है। विवाद का कारण, अब आगे चलते हैं कहानी में। क्यों विवाद होता है, विवाद का कारण क्या है? कहता है कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा वह बहुत दुखी थी। 15 दिन बीता था, 15 दिन पहले की बात है, सॉरी 15 दिन बाद, 15 दिन ही हुआ होगा। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है। जब मंगम्मा उदास दिखी तो लेखिका ने मंगम्मा से पूछा, क्यों मंगम्मा, क्या हुआ, क्यों उदास हो?
तो वह बोलती है कि क्या बताऊं माँ जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब मेरा इस दुनिया में किसी को जरूरत ही नहीं है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछी और इतना ही बोलती है कि उसके आंख जो है आंसू से भर जाते हैं। तो अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंखें आंसू पोंछती है। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। मैंने पूछा कि मंगम्मा क्या हुआ तुम्हें, बेटे ने कुछ कह दिया क्या। उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। कहता हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हुआ। कल ही की बात है, बहू जो है अपने बेटे अर्थात मेरे पोते को पीट रही थी। तो मैंने बोला, बीच बचाव करने में चली गई और मैं पूछी क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रही है ना। तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। उसके बाद मतलब कि इतना ही मैं बोली कि इसे क्यों पीट रही है, बस उसका जो है भजन स्टार्ट हो गया। मेरे ऊपर ही वो सवार हो गई और तरह तरह की ताने देने लगी। सुनाई, खूब सुनाई उसने। तब मैंने उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जवान लड़ाती है। आने तो दो दे उसे। वह महाराजा आया। मैंने भी उसे कह दिया गुस्सा में कि तुम इतनी जुबान लड़ाएगी हमसे, मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, आने दे जरा शहजादे को। मैं पूछती हूँ उसको कि जरा अपनी घरवाली को कंट्रोल कर, है ना। इतने में वह महाराजा आया। वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। जैसे ही मेरा बेटा घर आया, मैंने सारी शिकवा शिकायत उससे किया कि देख तेरी घरवाली ने अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से पीट रही थी। तो मैं बीच बचाव करने चली गई और इस पर वही मुझे अकल सिखाने लगी है, दो चार ताने सुना दी है। जरा तू अपनी घर वाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझ में नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया है वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। अर्थात जैसे ही मंगम्मा अपने बेटे से इतनी ही बात कह ही रही थी कि जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, तो अंदर से रूम के कमरे से बाहर आती है उसकी पत्नी अर्थात मंगम्मा की बहू और कहती है, ये क्या मुझे अकल सिखाएंगे और तू क्या मुझे अकल सिखाएगी। जैसे तुमने इन्हें पैदा किया है, मैं भी उसे पैदा किया हूँ। और यदि मेरा लड़का उधम मचाता है तो क्या मुझे उसे डांटने पीटने की इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या। मैं नहीं डांट सकती क्या, इतना भी अधिकार नहीं है क्या। मुझे क्या अकल सिखाने चली है। जो भी हो, जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब दे देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला। जब मैं इतनी सारी बातें उससे कहा कि तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, तो मेरा बेटा कहता है कि माँ, इस पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। इस पर मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई, मुझसे गलती ही हुई। बच्चों को वो पीट रही थी, मैंने बीच बचाव करने गया और तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। क्यों रे, मुझसे ही गलती हुई क्या। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल गई कि क्या कहता है।
क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? मैंने भी क्रोधित होकर उसे गुस्से में कह दिया, माँ जी कि तुम क्या कहता है रे, तुम्हारी बीवी ने तुझ पे जादू फेरा है क्या, जो उसका पक्ष ले रहे हो तुम? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। क्या है तुम्हारा, बुद्धि जो है घास चरने गया है क्या? दिमाग नहीं काम करता है क्या? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ जी को निकाल, तो तू निकाल बाहर करेगा? कल को तेरी बीवी कह देगी कि माँ जी को घर से निकाल दो, तो क्या तुम मुझे निकाल दोगे? इस पर वह बोला, और किया भी क्या जा सकता है माँ। बेटे का जवाब आया, और किया भी क्या जा सकता है माँ। अगर तुम यह कहो कि घर वाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घर वाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? बेटे जो है पूरी तरह से बहू का गुलाम हो चुका है, और वो कह रहा है कि माँ, यदि तुम ऐसा कहोगी कि मैं रहूंगा घर में तो ये तुम्हारी घरवाली नहीं रहेगी, और वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तो बेचारी को सहारा कौन देगा? मैं तो उसका ही पक्ष लूंगा ना। तो मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? हम भी तो बेसहारा हो जाएंगे ना। तुम्हारा बाप जो है किसी और औरत के साथ रहता है, दूसरे के घर में रहता है, मुझे सहारा कौन देगा? तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? उसने जवाब दिया, क्या माँ, तुमको क्या, कौन से सहारा की जरूरत है? तुम्हारे पास तो गाय है, बैल है, पैसा है, कौड़ी है। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? क्या चाहते हो, मैं अलग हो जाऊं? यही ना तुम कहना चाहते हो? इस पर उसने साफ साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, अगर होना है तो हो जाओ, है ना। देखो कैसा नालायक बेटा है ना। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। इतनी सारी कहानी जो है, घटना जो है घट चुकी थी सुबह सुबह घर पे, और ये दही बेचने आने के जस्ट पहले की घटना है। आवेश में आकर मंगम्मा भी कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग की, जिसका पश्चाताप उसे माँ जी को बताते हुए हो रहा है। परंतु अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। इसीलिए कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि कुछ भी बोलने से पहले मन में उसे तौल लेना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलना जो है एक व्यक्ति 4 वर्ष की आयु में सीख जाता है, परंतु कब बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है, इसे समझने में पूरी उम्र लग जाती है व्यक्ति को सीखने में, है ना। तो चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा ये मंगम्मा जो कहानी है, दही वाली मंगम्मा, इसका एक झलक, है ना, दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे विवाद का जो कारण है, एक छोटी सी बात रिश्ते में दरार का टर्निंग पॉइंट है। घटना, बहू नजम्मा द्वारा पोते को अकारण पिटाई, बिना कोई कारण के क्या कर दी है, पिटाई कर दी है। प्रतिक्रिया कौन देती है? मंगम्मा देती है। मंगम्मा का हस्तक्षेप और तीखी बहस। देखिए यहाँ पे वो जो है मंगम्मा ये रही, और ये रही उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही है, और इधर से आकर के तीखी बातें बोल देती है, और इसी में
दोनों के बीच में बहस हो जाती है। परिणाम यह निकलता है कि बेटे द्वारा पत्नी का पक्ष लेना, मंगम्मा का दिल टूटना, और यहाँ से जो है मंगम्मा अलग हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं कहानी की ओर। हाँ, मैंने दही लेकर अ, मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इन सारी घटना को सुनी तो माँ जी को भी पश्चाताप होने लगा कि कैसा नालायक बेटा है, कैसी इसकी बहू है बेरहम, कि अपनी सास पे रहम भी नहीं करती है। इतनी कठिन परिश्रम करती है मंगमा, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना यदि होती है तो निश्चित ही लेखिका के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है और वह भावुक होकर के मंगमा को पैसे देती है और कहती है, जाने दो मंगमा, ये सब होते ही रहता है, जाओ घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछली दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। फिर अगले दिन मंगम्मा दही लेकर के आती है तो उदास तो नहीं दिख रही थी, परंतु पहले जैसा हल्का मन भी नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं? श्रीनिवास जी पूछते हैं मंगमा से कि मंगमा, मुझे ये बताओ, झगड़ा निपट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निपटने देगी क्या, वह निपटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग रख दिए थे। क्या बताऊं माँ जी, जब मैं कल दही बेच करके शहर से गांव गया ना, तो घर में जाते ही देखा कि मेरा बर्तन भांडा जो है अलग करके रख दिए थे। एक उल्टे में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक, मिर्च, सब एक तरफ रख कर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। उसकी जो बहू है महारानी बनकर खुद खाना बना ली थी, खा भी ली थी, अपने पति को खिला दी थी। खिलाने के पश्चात पांव पसार के बैठी थी। अब आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? ऐसे में कोई झगड़ा निपटेगा क्या? मैं तो चाहती, मैं उससे मिलने के लिए राजी थी, इधर से दही बेच कर गई थी, यदि वो खाना वाना बना के रखती तो मैं जाके खा लेती, लेकिन झगड़ा तो यहाँ चरम सीमा पे पहुंच गई थी। बताइए कैसे झगड़ा निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्ठू बनकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए, मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उस बच्चे को उसे लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊं। इतनी छोटी सी बात को कैसे रामायण बनाती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। देखो ना माँ जी, छोटी सी बात थी, बच्चे को पीट रही थी, मैंने उसमें दखल अंदाजी दिया, मना किया। इतनी छोटी सी बात को लेकर के बर्तन भांडे अलग कर देती है। और तो और, जब भी मैं दही बेचने आती थी ना, तो बेचने से पहले उस बच्चे को, अपने पोते को, छाली भरा दही उसको थोड़ा सा खिला देते थे पहले। उसके बाद दो चार बातें कर लेते थे, फिर कहते थे कि बेटा जा मम्मी के पास चला जा, अब खाना खा लिया, पेट भर गया ना, अब जाओ खेलो, अब मैं दही बेच कर आती हूँ, है ना, दही बेचने जाती हूँ, दही बेच कर आती हूँ तो शाम में फिर मिलेंगे। लेकिन आज जो है, जब मैं दही बेचने के लिए निकल ही रही थी घर से, अचानक देखे कि अब वो पोता आने वाला होगा, लेकिन आया ही नहीं। ठीक उसी समय उसकी माँ ने उसको लेकर के कहीं चली गई थी, है ना। देखिए ना कैसे छोटी सी बात को रामायण बनाते जा रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पर
मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मंगम्मा को विदा किया। अब लेखिका को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटी सी बात को कैसे रामायण बनाती जा रही है नजम्मा। कितनी क्रूर महिला है, लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकती हूँ। इसलिए मैंने दो चार बातें इधर उधर की कर ली और उसके बाद उसे विदा किया। बाद में एक दो दिन बाद मैंने इस बात को उठाई ही नहीं। बाद में एक दो दिन मैंने इस बात को उठाई ही नहीं कि फिर से बोलेंगे, फिर मंगम्मा का जो है दुखड़ा स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा लगा कि वह अलग रहने लगी है। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है। मैंने पूछा क्यों मंगमा, तो वह बोली इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ू, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। अब देखिए मंगम्मा यहाँ हताश हो रही है, टूट रही है और कहती है कि इतने दिन मैंने पैसे पैसे जोड़े, किसके लिए, बेटे के लिए, पोते के लिए। अब ना मेरे पास बेटा है ना ही हमारा पोता है, तो अब मैं किसके लिए पैसे जोड़ूं, है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा ही एक मखमल का ब्लाउज मैं भी पहनूं, है ना, पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के साथ 8 रुपये लगते हैं मंगमा। उस दिन मंगमा ने जाकर दर्जी के यहाँ से वह कपड़ा लिया और वही सिलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए ना माँ जी मेरा श्रृंगार, कैसी लग रही हूँ, मखमल की ब्लाउज पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ ना। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी और के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। देखिए ना माँ जी, जब तक घर वाला था तब तक एक फटी धोती पर जीवन काट रही थी मैं। उसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, घर वाला नहीं है तो बेटा तो है, बेटा के सहारे जीवन जी लूंगी, लेकिन आज बेटा भी छोड़ दिया। अब देखिए ना मेरा श्रृंगार कैसा है। ये कौन पूछ रही है, मंगम्मा पूछ रही है, किनसे, माँ जी से, श्रीनिवासी से। मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मंगम्मा को यह थोड़ा जो जरा सा है मति भ्रम हो गया है ना। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। माँ जी को लगा कि शायद बेटे से अलग हुई है मंगम्मा, इसलिए दुख के कारण ही मंगम्मा को ऐसा ये सब कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में जाकर के ये सब कर रही है। मैंने कुछ ना कहा, पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। माँ जी को ये पता था कि मंगम्मा जो है एक वृद्ध महिला है और वृद्ध महिला पे मखमल का जैकेट अर्थात ब्लाउज जैकेट जैसे शब्दों का से संबोधन करती है। कौन, लेखिका। वो कहती है इस जैकेट के कारण शायद मंगम्मा को मोल झगड़ा लेना पड़ेगा किसी गैर से। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत से कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मंगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली, क्या बात है, बुढ़ापा में भी जवानी चढ़ गई क्या, है ना। ऐसे करके लड़के जो है कमेंट करते हैं, जो कि मंगम्मा के गांव के ही रहने वाले एक लड़का है, वेंकटपुर के ही रहने वाला लड़का है, बेंगलुरु में रह करके वो पढ़ाई करता है ना। और वो कमेंट करता है कि क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली। तब मंगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यो बड़ बड़ की बातें बातें कर रहा है,
तू गले में फांसी लगाकर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई। पास चार खड़े लड़के हंस पड़े। पास में चार खड़े लोग जो है हंस पड़े। मंगम्मा कहती है, प्रतिक्रिया देती है, क्यों रे लड़के, क्यों इतनी बढ़ चढ़ के बातें बोल रहे हो? तुम गले में जो टाई लगा करके घूमते हो, फांसी लगा के घूमते हो, फांसी के फंदा लगा के घूमते हो, मैं बोलने जाती हूँ क्या? मैं मखमल की जैकेट पहनूं या कुछ भी पहनूं, मेरी मर्जी। तुम बोलने वाले कौन होते हो? तो इसी पे लड़के में और मंगम्मा में बाताबाती हो गई, थोड़ा सा तू मैं हो गई, और पास में जो चार लोग खड़े थे वो हंस पड़े। अगले दिन मंगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। दूसरों की तो दूर, उस बहू ने भी मंगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। अरे लड़कों को तो बात छोड़ दीजिए माँ जी, मेरी बहू ने भी नहीं छोड़ा है मुझे। वह भी बोलती है कि मुझे तो बहू को कभी मखमल की जैकेट नहीं दी, और देखो ना जब सास अलग हो गई है तो अब मखमल की जैकेट पहनती है। मंगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। ये उसके बहू को याद नहीं रहा कितना जो है जेवर, सोने के आभूषण हमारी सास ने मुझे दी है। ये उसकी बहू को याद नहीं रही, लेकिन एक मखमल की जैकेट के चलते उसे ताना मार रही थी। बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मंगम्मा उसकी बात सुनकर एक दो बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? अपने बेटे से एक दिन रात में जाके कहती है कि देख रे शहजादे, मेरे भैया, तेरी घरवाली कहती है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तो क्या मैंने उसे कुछ नहीं दिया है आज तक? तू बता सही सही, है ना? मुझ पे ताने कसती है, कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? पूछती है अपने बेटे से। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब तक बेटा बोलने ही वाला था कि वहां पे बहू टपक गई, वही बोली। अब तो घर वाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी? क्या बोलने आई हो मेरे घर वाले को, या मेरे घर में घुस के क्या बोल रही है तू? अब तो तुम्हारा घर वाला भी नहीं है, ऊपर से बूढ़ी हो गई है, अब तुम झुमका, तगड़ी, कर्णफूल पहनेगी? दे दूं निकाल कर, है ना? ऐसे गुस्से करके झल्ला कर बोली, ले जाओ पहन लो, और निकाल के देती है, फेंक देती है। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है, क्यों रे तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों के का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। पहले तो लड़का जो है अपनी वाइफ को, पत्नी को डांटता है कि क्यों तू क्यों बहस किए जा रही है? मैं हूं ना, मैं माँ से बात कर रहा हूं ना। और फिर माँ से बोलता है, देखो माँ, मैं तुम लोग के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता हूँ, है ना? अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ, मैं दे देता हूँ, है ना? मंगमा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बातें नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। यह कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मर दिया। बाहर वाले भी बात, राह चलते लोग भी ऐसी बातें नहीं करते हैं जैसा बात मेरा बेटा कह दिया। फिर से एक बार मंगम्मा को यहाँ पे जो है कड़े शब्दों का सहन करना पड़ रहा है
है ना, दुखों का सामना करना पड़ता है। अब कहती है कि अब यह जन्म किस लिए, अब मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ। घर वाला नहीं है, सोचे बेटा के सहारे जी लेंगे, बेटा भी नहीं है, बहू भी वैसे ही निकली। अब एक पोता ही है जिसपे विश्वास टिका हुआ है। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने पीटने से मना किया था। भला यह सब क्या हो रहा है। बात तो मुझे अ, बात मुझे बाद में समझ में आई। जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, जब तब छोटी छोटी भी बातें बड़ी हो जाती है, बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं। उससे संबंधित सभी लोगों का बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। बाद में जो है लेखक को समझ में आता है कि जब लोग पसंद करते हैं ना, कोई भी लोग किसी को यदि पसंद करते हैं तो उसका बुराई भी अच्छाई की तरह लगेगा, और जब लोग उसी व्यक्ति को जब नापसंद करने लगते हैं तो उसका अच्छाई भी बुराई की तरह लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार नजम्मा को अर्थात अपनी सास मंगम्मा जब तक अच्छी लग रही थी, जेवर आभूषण बनाकर जब तक दे रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन आज पोते की पिटाई में अड़चन डाल दी तो मंगम्मा आज बुरी लगने लगी है। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं हम लोग इसके चित्र की ओर। ये रही नजम्मा जो अपने बेटे को अर्थात मंगम्मा की पोते की पिटाई कर रही है, तो यहीं पे मंगम्मा की एंट्री होती है। अब ये दर्द और परिवार से अलगाव। मंगम्मा देखिए खुद ही अकेले ही खाना बना रही है अकेली चूल्हे पे। ये आंतरिक पीड़ा है, ये इसकी आंतरिक पीड़ा है। जिस बेटे को पाला उसी से दूर ही रह रही है ना। बुढ़ापे में स्वाभिमान पर गहरी चोट। बुढ़ापे में हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा या बहू जो है सहारा दे, लेकिन सहारा नहीं यहाँ मिल रहा है। गहरी चोट है, अकेलापन का मानसिक दर्द, मानसिक पीड़ा से ये गुजर रही है। साथ ही साथ बाहरी दृढ़ता जो है, तुरंत अलग रहने लगी, साहसिक फैसला ली। मंगम्मा जो है बाहरी दृढ़ता, बाहर से बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही थी, तुरंत अलग रहने लगी और एक साहसी फैसला ली। अपना भोजन स्वयं बनाना, खुद बनाने का निर्णय ली। उदासी के बावजूद भी दही बेचने का काम निरंतर जारी रखना, यह एक साहसी महिला की ओर इंगित करता है, दर्शाता है कि मंगम्मा जो है बहुत ही साहसपूर्ण वाली महिला थी। और यहाँ पे देखिए मखमल का ब्लाउज और स्वाभिमान। मंगम्मा का दृष्टिकोण देखिए, आजादी का एहसास हो रहा था कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हम आजाद हैं, हम कुछ भी करेंगे, कौन बोलने वाला है। पहले तो बेटे बहू के अंडर में रहा करते थे, है ना। अपनी कमाई पर स्वयं का अधिकार, अब कोई बोलने वाला नहीं, स्वयं कमाओ स्वयं खर्च करो, है ना। जीवन में नई आर्थिक स्वतंत्रता। अब जो है पहली बार इसके जीवन में कोई नई आर्थिक स्वतंत्रता आई थी, है ना। बहू नजम्मा का दृष्टिकोण है, बुढ़ापे में श्रृंगार पर ताना मारती है, ये सोच रही है मंगम्मा। और इसके जस्ट उल्टा सोच रही है नजम्मा, वो बुढ़ापे में श्रृंगार पर ताना मार रही है। ये इसका जो है दृष्टिकोण है। पैसों पर नियंत्रण खोने के से जलन है इसको। पहले तो सास के साथ हम रहते थे तो साल में एक दो आभूषण बनकर मिल जाता था, लेकिन अब जो है सास नहीं दे रही है, इससे जलन है इसको। सास की आजादी से असुरक्षा। सास तो इसकी आजाद है, लेकिन असुरक्षित महसूस कर रही है मंगम्मा, कहीं कुछ हो ना जाए उसकी सास को, है ना। ये थी बातें
मुख्य बातें। अब यहाँ पे चलते हैं फिर से हम लोग कहानी की ओर। हाँ आइए। चलिए, कुछ दिन बाद एक दिन मंगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। एक दिन की बात है, मंगम्मा माँ जी से बोलती है कि माँ जी आप बहुत भली हैं, बहुत अच्छी हैं, एक मेरा काम कर दीजिए ना, मेरे पास कुछ थोड़े से पैसे हैं, उसको बैंक में रखवा दीजिए। उन पर कई लोगों की आंखें लगी हुई है, मेरे पास जो पैसे हैं ना, उस पर कई लोगों की आंखें लगी है। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ हुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मंगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों का जवान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे वैसे ही साथ चला आया, रास्ते में अमराई का कुआं है, वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। है ना? वह जो है देखिए ना माँ जी, कल ही की बात है, सॉरी आज ही की बात है, जब मैं दही बेचने आ रही थी ना, तो मेरे गांव का एक व्यक्ति है रंगप्पा, जो जुआ हुआ खेलता है, जुआड़ी किस्म का है, शौकीन मिजाज का है, और वो कहीं से टपक आया और पूछने लगा कि मंगम्मा कैसी हो? मैंने कहा कैसी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तुम नहीं जानते हो क्या? तो बोलने लगा कि चलो छोड़ो ना मंगम्मा, कौन इस दुनिया में है जो सुखी से है, सबके पास दुख है अपना, और मेरे जैसे लोग को कुछ करने में नहीं बनता है, मैं सिर्फ देखते ही रहता हूँ। और कहता है, जरा चूना दोगी मंगम्मा? मैंने दे दिया और वह लेकर वह चला गया। आज भी आते समय वही आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? ये कल की घटना थी और आज की घटना है। आज फिर आया था रंगप्पा और बोलता है, मंगम्मा मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ कर्ज चाहिए, थोड़ा सा कर्ज दोगी क्या? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो मंगम्मा, क्या हमें पता नहीं, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? मैंने मना किया कि रंगप्पा मेरे पास पैसे कहाँ है? तो वह कहने लगा कि जाने दो मंगम्मा, मुझे पता नहीं है क्या, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ के जो रखती है, गाड़ के रखने से क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता, यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज बस्ती बनवाती थी
अब वह तो बात नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें भी उसकी तरफ लग जाती है। इसलिए मेरे पास जो कुछ पैसे हैं थोड़े बहुत, उसको आप क्या कीजिए, बैंक में रखवा दीजिए, है ना। ये सारी बातें कौन कर रहा था, कौन कर रही थी? मंगम्मा कर रही थी। किससे कर रही थी? माँ जी के साथ कर रही थी। मैंने मंगम्मा से कहा मैं अपने घर वाले से पूछ कर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मंगम्मा दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चल के चलो गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे नहीं पूछा, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मंगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास। कहने लगा, जरा बैठो मंगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से मैं बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में फिर किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। रंगप्पा जो व्यक्ति है, जस्ट अगले दिन, तीसरा दिन मंगम्मा का पुनः पीछा करता है और पीछा करते करते अमराई के कुआं के पास आता है और मंगम्मा को हाथ पकड़ के बैठा लेता है। और मंगम्मा के आंटी में बगली में पैसे थी, इसलिए बेचारी वो डर से बैठ भी जाती है कि भला ये बुरा आदमी क्या करेगा, क्या पता। और वो उसका जो है दिल की धड़कन बढ़ जाता है, जोर से धड़कने लगती है। अगर मैं नहीं रुकती तो जबरन बाह पकड़कर बैठा देता। और दुनिया जहान की बातें करता रहा रंगप्पा, और अंत में कहता है कि मंगम्मा, हाथ पकड़ करके कहता है, मंगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। अर्थात इनकी सुंदरता को निहार रहा था कौन? रंगप्पा। और कहता है, मंगम्मा कह रही है, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। जब मैं जवान थी, मेरे घर वाला था, यानी अपना पति था, तो भी इस तरह से हाथ नहीं कभी पकड़ा था। बाद में भी किसी ने नहीं पकड़ा है, और आज इसने आकर पकड़ा है। माँ जी कुछ तो समझिए मेरी मजबूरी को, मेरी बेबसी को। चलिए पैसा गिन लीजिए, नहीं तो पता नहीं ये पैसा भी वो क्या करेगा, लूट पाट लेगा, मुझसे छीन लेगा, है ना। इस बात को मंगम्मा का क्या था, डर था। तो चलिए हम आप लोग को फिगर की दृष्टि से दिखाते हैं कि किस तरह से रंगप्पा दिखता था और कैसी मंगम्मा दिखती थी और कहाँ पे ये घटना घट रही थी। हाँ, यह देखिए, यही है अमराई का कुआं। ये क्या है? अमराई का कुआं। ये रंगप्पा है जो जुआड़ी किस्म का व्यक्ति है। मंगम्मा को देखिए कैसे हाथ पकड़ के बिठा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, बाहरी खतरा, रंगप्पा का यहाँ प्रवेश होता है और पारिवारिक फूट का ये परिणाम निकलता है। परिवार के फूटने से मंगम्मा का अकेलापन उजागर हो जाता है कि वो अकेली हो गई है, उसका कोई सहारा नहीं है। इसलिए गांव वाले भी उसका जो है फायदा उठाने लगते हैं। लालची तत्व का प्रवेश, जुआरी रंगप्पा की नजर मंगम्मा की जमा पूंजी पर पड़ जाती है। असामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, समाज में अकेली और असहाय महिला के आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। आज दिन हमारे गांव में इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बनती है। इसलिए इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि अपने परिवार के साथ जुड़ के रहिए, मिल करके रहिए, एकता में ही बल है। यदि एकता नहीं बनाएंगे तो आपके परिवार पे भी रंगप्पा जैसा व्यक्ति हमला करने के लिए समाज के दरिंदे आज भी आतुर हैं।
तो चलिए अब फिर से हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मैं गुस्सा की माझी रंगप्पा पे, जब हाथ पकड़ के बिठाया ना और बोला ना, मंगम्मा तुम बहुत अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने हाथ छुड़ा लिया और मैंने उस पर गुस्सा करते हुए, बिगड़ते हुए बोला कि क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? मेरा जो अच्छापन देख रहे हो, देखने के लिए तुम मेरे घर वाले हो क्या? क्वेश्चन मार्क। कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। मैं गुस्सा करके बोली कि तू मेरा घर वाला हो रहा है रे, मेरा पति हो रहा है तुम, जो मेरा अच्छाई देख रहे हो। और इतने में ही गुस्सा करके मैं वहां से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठ करके मार बांध कर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो है जो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। पति की धर्म निभाती है। पत्नी जो होती है ना, पतिव्रता पत्नी होनी चाहिए, और वो अपनी पतिव्रता धर्म को निभाती है। और मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वाले से भी ज्यादा हक से पकड़ा था। देखो ना माँ जी, मेरे साथ क्या क्या होता जा रहा है। छोटी सी बात रामायण बनती जा रही है, आपत्तिजनक हादसे हो रहे हैं। माँ जी कुछ तो समझिए। आप जो है इस पैसे को क्या कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास, है ना। मुझे लगा कि बेचारी का जीवन बेकार ही दुख में होता जा रहा है, इसलिए मैंने यह सब फजीहत काहे को मंगम्मा, चुपचाप जो हुआ उस पर मिट्टी डाल और बेटे के साथ क्यों नहीं रह जाती, है ना। यह कह करके मैंने अपने अ, जो है मंगम्मा को समझाया कि मंगम्मा ये सब बातों को भूल करके क्यों नहीं अपने बेटे के साथ रह जाती है। हाँ, तो श्रीनिवासी जो है मंगम्मा को समझाते हैं कि छोड़ो ना मंगम्मा, तुम चुपचाप इस सब पर मिट्टी डालो और क्यों नहीं जा करके बेटे के साथ रह जाती है। तो मंगम्मा कहती है कि मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। मुझे कौन सा शौक है माँ जी, देख नहीं रहे मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, मुझे कौन सा शौक है। मैं तो रह जाऊंगी, लेकिन वो रहने दे तब ना। बेटे से यह सब बता दो। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से बाहर करवा दे, बाहर कर देगी। क्या कहते हैं माँ जी, हाय राम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा यदि मैं करूंगा, बेटे को बताऊंगी, तो बेटे जो है अपनी वाइफ को बता देगा, और यदि मेरी बहू जान गई तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ, कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। कहकर मंगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आज एक बात हो गई। आज क्या हो गई? एक बात हो गई। इतने कह करके मंगम्मा चली जाती है दही बेचने के लिए, पुनः वापस आती है 1 घंटे में बेच करके, और माँ जी से कहती है कि माँ जी आज एक बात हो गई। तो माँ जी कहती है, क्या क्या हो गई? तो बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मंगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती है, इसलिए मुझे यह समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा, किस बच्चे के लिए? तुम तो कहती है कि उसकी माँ मेरे पास आने ही नहीं देती है, तो किस बच्चे के लिए मिठाई ले करके रखी थी? तो अरे, और कौन सा बच्चा है माँ जी, मेरा पोता ही तो तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देती।
तो मंगम्मा कहती है उसकी माँ तो मना करती ही है पर बच्चा क्या रुक सकता है। माँ जी उसकी माँ तो मना करती ही है पर बच्चा बच्चा है ना माँ जी, क्या वो रुक सकता है। आंख बचाकर आ ही जाता है, कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है, थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर वह नाच उठता है, जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी कहते ही चुप हो जाता है। आता है कभी दही दे देती हूँ तो कभी दूध दे देती हूँ, तो कभी कुछ मिठाई लेकर जाती हूँ वो दे देती हूँ, और वो झूमने लगता है, खुशी से नाचने लगता है। और जब ज्यादा शोर मचाता है तो मैं कहती हूँ कि तेरी माँ सुन लेगी, तो वो पुनः चुप हो जाता है। बच्चों का खेल ही तो असली खेल है, उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी, वहाँ एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। और कहती है माँ जी मैं सूकापुर के तरफ से जब लौट रही थी ना, तो वहाँ जो आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ पर बैठा एक कौवा ऊपर से ही हमारी टोकरी से है मिठाई का जो पुड़िया है लेकर उड़ गया। और आज कैसी अजीब सी बात हो गई, देखिए ना माँ जी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो माँ जी कहती है एक मिठाई सी पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। क्या हो गया मगम्मा, एक मिठाई का पुड़िया ही गया है ना, पुनः खरीद लो, दूसरा खरीद लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मगम्मा कहती है यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में ऐसी कहावतें प्रचलित है कि कौवा जिसके शरीर से स्पर्श होता है, माना जाता है कि उसके साथ आपबीती घटना होने वाली है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है, इस बात का ये संकेत है। और यही बात मंगम्मा को भी मालूम है, इसलिए कहा कि स्पर्श नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, माँ जी पूछते हैं, लेखिका पूछती है कि मंगम्मा बताओ ना उससे क्या होता है। तो कहते हैं उससे उससे जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी हुई चलो अच्छा हुआ, यह जन्म भी किसी के काम का नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कौवा स्पर्श हो गया है मुझसे, मेरा दिन पूरा हो गया है ना। यह सोच करके एक पल के लिए खुशी भी हुई, किसको, मंगम्मा को। यह जिंदगी, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। अच्छा है जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। मंगम्मा जो है नकारात्मक निगेटिव बातें कर रही है माँ जी से, और कहती है कि मैं तो चाहती हूँ माँ जो भी घटना हो आज ही हो जाए तो अच्छा है, ऐसे भी हमारा जीवन अब किसी को चाहिए नहीं। तो यहाँ पे माँ जी कहती है तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो। पहले तो कौवों को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसी रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा है। क्या मंगम्मा तुम क्या ये सब फालतू फालतू नकारात्मक बात बोल रही है। पहले तो तुम मिठाई टोकरी में इस तरह से रखी थी कि कौवा को आसानी से मिल जाए, ऊपर खुली आसमान में रखी थी ऐसे, मिठाई का डब्बा खुला हुआ था, तो कौवा को आसानी से मिलेगा, खाने वाला चीज तो वो खाएगा ही ना। और अगर वो उठा ले जाए तो कहो जान की खतरा है, ये कौन सी बात है, कोई लॉजिक वाला बात है, क्या पागलपन की बात कर रही हो तुम, यह कौन सी अकल की बात है। जाओ चुपचाप घर जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। कौवा कौवा को सटने से डांटती हुई मंगम्मा को बोलती है कौन, माँ जी, कि जाओ घर जाओ चुपचाप, है ना, ठीक से रहो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। मंगम्मा पूछती है कि माँ जी आप यही ना कहना चाहते हैं कि कौवा स्पर्श हो गया है तो मुझे कोई डर नहीं है। तो माँ जी कहती है डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, है ना।
माँ जी कहते हैं कि जितना झगड़ा होता है ना, उम्र बढ़ता है। ये सब मत सोचो कि आज तुम्हारे साथ आप बीती घटना घटेगी। ये सब मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। मंगम्मा चली गई। मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है। यह लालसा छूटी नहीं। जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाव छिपाव नहीं, तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर पड़ते हैं। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है। माँ जी बाद में जब मंगम्मा जब चली जाती है, उसके बाद अपने मन में विचार करती है कि मैं तो अभी तक सोच रही थी गांव की औरतें भोली भाली होती है, ना समझ होती है, लेकिन यहाँ तो मंगम्मा को बहुत बड़ी समझदारी है। इतनी समझ है, इतनी पकड़ है, इतनी लालसा है कि वो जीवन के प्रति एक से एक बड़ी बड़ी लालसा है और वो जीवन के प्रति एक विचित्र सी ऊब है, फिर भी मरने की इच्छा नहीं है, अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है ना। गांव की जो महिलाएं होती है ना, वो बड़ा ही समझदार होती है। मंगम्मा जब भी फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़ करके उसके पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके बाद अगले दिन पुनः जब वो दही बेचने आती है माँ जी के घर, तो एक नई सूचना के साथ आती है और वो कहती है, माँ जी एक बात बताऊं, अब जो है बित्ते भर का पोता अब मेरे साथ रहता है, वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता है। देखो इसको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, ये है मंगम्मा का पोता जिसको गले से लगाई हुई है। जैसे ही पोता दौड़ कर आता है मंगम्मा के पास, मंगम्मा उसको गले से लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि ये दुख का आंसू नहीं, ये खुशी का आंसू है। हाँ, एक नया समाचार दिया, अब पोता अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे पास आ गया है। वह बहुत खुश थी। उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बीते भर का छोरा माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है। वो कहती है बीते भर का छोरा है, माँ को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया और मेरे साथ दादी के साथ रहता है। कल दोपहर को आए, लड़के ने कह दिया फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा। इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़कर खड़ा हो गया और कोई चारा न देखकर मैंने कहा जा बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा कहकर मेरे पास ही रह गया। माँ जी, मेरा पोता जो है बित्ते भर का है, कल दोपहर को ही आया, शाम हो गया तो उसकी मम्मी आई खोजते खोजते कि चलो घर बाबू, तो नहीं गया। डांटने लगी, पीटने की धमकी दी, मारने पीटने की धमकी दी। इसके बावजूद भी वो मेरे पैर में आके लटक गया और बोला मैं दादी को छोड़कर नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। इसके बाद उसके बाप आया, बाप भी डराया धमकाया, लेकिन बेटा नहीं जाने को तैयार था। अंत में मैंने ही कहा बेटा जा, है ना। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और यह बित्ते भर का पोता मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाया, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया।
सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा, कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे तक ले जाकर खड़ा किया। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई ना। ये खुशी की पल साझा कर रही है श्रीनिवास के साथ। मंगम्मा कहती है, मंगम्मा माँ जी एक बात हो गई। क्या बात हो गई? तो मेरे बीते भर का पोता जो है कल ही दोपहर को मेरे पास आया, शाम तक घर नहीं गया। उसके मम्मी आई डांटी, पिताजी आए वो भी डांटे, फिर भी वो मेरे पैर से लटक कर लिपट गया और बोला, माँ, दादी माँ मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हूं माँ, डरना मत तुम दादी माँ, है ना। इस तरह के शब्द बोले। देखो ना माँ जी, मर्द का बच्चा है, आखिर मर्द है, भगवान ने इसको कैसी बुद्धि दी है, अकल दी है। जवान बेटा जो है मुंह मोड़ लिया और बीते भर का छोरा कहता है कि तुम चिंता मत करो दादी माँ, मैं हूं ना। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाई, लाख जोर लगाने पर भी वह रात भर नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय मैं बोली कि बेटा तू अकेला घर में कैसे रहेगा, चली जा अपनी माँ के पास। और मैं उसको दरवाजे के पास ले जा करके खड़ा कर दिया। जब वो दरवाजे से भीतर चला गया तो मैं यहाँ दही बेचने आई। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी? अब इस पर माँ जी एक प्रश्न करते हैं कि मंगम्मा, अगर अभी नजम्मा यानी तुम्हारी बहू उस बच्चे को पीट दे तो क्या करोगी? तो मंगम्मा कहती है, अरे माँ जी, क्या उसे इस बात का खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया आया है? क्या बात करती हो माँ जी, क्या उसको इस बात की खुशी नहीं है कि रात भर बेटा नहीं आया था घर, कम से कम सुबह तो आया? ये सोचकर नहीं मारेगी, पास रहे तो मारने को मन करता है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे भी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। अब जब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है। कोई भी चीज जब पास में रहता है ना तो अच्छा दिखाई नहीं देता है, और जब दूर चला जाता है तो उस चीज का अफसोस होता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। एक हमारे बिहार में कहावत है कि दूर का ढोल जो है ना सुहावन लगता है ना। और घर के पास में यदि ढोल बजे तो अन्नस बरता है, यानी कान भत देता है ना। इसलिए वो नहीं मारेगी माँ जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, है ना। और देखिए ना, ऐसा ही हमारी जब हम इकट्ठे रहते थे ना तो हमारी बहू जो है सुंदर नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज जब उससे हम अलग रहते हैं ना तो हमारी बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसकी भौहें चढ़ी रहती है, वैसे इतनी सुंदर दिखाई देती है। इसलिए तो मेरा बेटा उस पर क्या है, लट्टू है, यानी उसके आसपास घूमता रहता है। वह भी ऐसा ही है, जब तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया, है ना। माँ जी, उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना, यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। 9 महीने पेट में रखकर पीर साकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी? नहीं माँ जी, उसकी माँ है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। यदि वो अपने बेटे को आज मारेगी तो कल जो है वो बच्चा आ जाएगा मेरे पास और आके कहेगा कि दादी माँ तुम दही बेचने जाएगी तो मैं भी साथ में जाऊंगा, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे माँ क्या करती है, पीटती है, मारती है। और साथ ही साथ 9 महीने पेट में रख करके उस बालक को वो पाली है, पोसी है, पीर सा करके पैदा की है, दर्द सा करके पैदा की है। पीर का मतलब दर्द होता है, दर्द सहकर पैदा की है, क्या वो बच्चे को छोड़ देगी? मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। माँ जी को, लेखिका को यह
सोच करके बड़ा आश्चर्य होता है कि मंगम्मा कितनी दूर तक सोचती है। मुझे लगा कि कुछ दिनों में उसका झगड़ा निपट जाएगा और सभी सुखी से रहेंगे। अब जो है माँ जी को लगने लगा कि झगड़ा को है जो है कुछ दिन में क्या हो जाएगा, निपट जाएगा और सभी लोग जो है सुखी से रहने लगेंगे। हुआ भी ऐसा ही। 2 दिन बाद लड़का माँ के पास आ गया। उसके दूसरे ही दिन दादी के साथ मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। कहता है, हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिन बाद फिर से वो लड़का जो है दादी के पास आ जाता है और कहता है, दादी माँ जब तुम दही बेचने जाएगी ना तो मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा। यह कहकर जिद पकड़ लिया। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते लेकर 3 मील चलना असंभव था। जब पोता जिद करने लगा कि दादी माँ मैं भी तुम्हारे साथ बेंगलुरु जाऊंगा जहाँ दही बेचने जाती हो, तो अब मंगम्मा के पास दो दो समस्याएं एक साथ आ गई। एक तो मटकी अ, माथे पे मटकी दही वाला मटकी रखना और दूसरा बच्चा को गोद में रखना। ये दोनों परेशानियां उसके साथ खड़ी हो गई। अब ये दोनों समस्याएं जो है मंगम्मा के पास चुनौतीपूर्ण थी। अब ये किस चुनौती को स्वीकार करती, या तो दही बेचती या फिर अपने पोते को संभालती। दोनों तो एक साथ संभव नहीं था। उसकी समझ में न आया कि क्या करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया। उस दिन हमसे गलती हो गई। अब जो है बेटा और बहू को भी ये पता चल गया कि रंगप्पा नाम का जो व्यक्ति है मेरी माँ से पैसे ऐंठना चाहता था, साथ ही साथ जोर से हाथ पकड़ा था। ये बात समझ में आ गया कि यदि हम माँ को साथ ना देंगे, यदि संगठित ना रहेंगे, तो हो सकता है मौका का फायदा जब 2 लोग लड़ेगा तो तीसरा व्यक्ति जो है मौका का फायदा उठा लेगा। यही बात सोचकर बेटे और बहू ने आकर के माफी मांगी कि माँ उस दिन हमसे क्या हो गई, गलती हो गई। तुम भी गुस्सा करके यूं रहेगी तो कैसे चलेगा माँ। तुम भी ऐसे ही गुस्सा करके अगर अकेली रहेगी तो काम कैसे चलेगा माँ। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह भला क्यों अपना बड़प्पन खोती। मंगम्मा अपनी इच्छा से फिर खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी, परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। मंगम्मा राजी हो गई कि बेटा और बहू के साथ ही रह लूंगी, अकेली रहूंगी तो ना जाने आप बीती घटना भी हो जाए। रंगप्पा जैसा जो है जुआड़ी शौकीन प्रवृत्ति का व्यक्ति हम पे हमलावर हो जाएगा। लेकिन जो बित्ते भर का पोता था, पोता कहता था कि मैं तो दादी के ही साथ रहूंगा, जिद पकड़े हुए बैठा था। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में था। बहू के आने पर भी मंगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा था। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उसी पर पड़ती है। वास्तव में यह थी ही थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ ली। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। भला कितने दिन यह काम कर सकोगी माँ। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मंगम्मा की बहू बोलती है कि माँ जी की उम्र भी आपका ढल गया है, आप वृद्धे भी हो चुकी है और इस उम्र में इतनी भारी भरकम काम क्यों देखती है। ऐसा करो ना, तुम घर में ही मालकिन की तरह रह लीजिए अब, है ना, और दही बेचने का काम जो है मैं देख लेती हूँ। मंगम्मा कहती है ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा
कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज जाने का काम तुम्हें करो। मंगम्मा कहती है ठीक है बहू, यदि तुम कहती हो तो मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम दही बेचने जाओ, लेकिन एक शर्त है कि जब मेरा मन करेगा कभी कभार मैं भी दही बेचने जाऊंगी, है ना। क्यों? क्योंकि उनको माँ जी से बात जो करनी थी, है ना। एक दिन सास बहू दोनों आई। लेखक कह रहे हैं, लेखिका कह रहे हैं कि एक दिन सास बहू दोनों आई, एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। और उस समय वो बहू की प्रशंसा कर रही थी कि माँ जी यही मेरी बहू है। इसने सोची कि बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, यह सोचकर फिर से मुझे अपने पास बुला लिया। बहुत अच्छी है मेरी बहू, है ना। मेरी बहू क्या है? बहुत अच्छी है। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया, आगे से यही दही देने आएगी। यह बात बताकर मंगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। मैंने सास और बहू को से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर दो बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। और उस दिन जो है माँ जी मंगम्मा को भी और नजम्मा को भी, उसकी बहू को भी 5 सुपारी दे करके और विदा कर देते हैं। आजकल बहू ही दही लाया करती है, और मंगम्मा जो है दही बेचने नहीं जाया करती है। दही देने का काम अब कौन कर रही है? नजम्मा कर रही है। सास के बारे में इतना सब कुछ सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझ में हुई। अब माँ जी को ऐसा लगने लगा कि सास के साथ तो बहुत सारा किस्सा कहानी हो चुका है मेरा, सास के बारे में तो मैं बहुत खूब जानती हूँ। अब मुझे इच्छा है कि जरा बहू का क्या पक्ष है इसको भी मैं जानूं। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा तू बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है? नजम्मा तू तो बड़ा समझदार दिखती है, समझदार लगती है, तो मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या बताओ सास को निकाल देना क्या ठीक है? तो इस पर नजम्मा कहती है, सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी? सास हो जाने का मतलब सब बात उनकी ही रहनी चाहिए क्या? अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द ही हो जाएगा। यह मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, भला मैं घर कैसे चलाऊं? यह ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, चाहे तो वे अपने बेटे पर अपना हक रखे, मैं चुप रहूंगी, पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं कहाँ की बहू रही। वो नजम्मा जो है माँ जी से, लेखिका से सारी बातें बताती है कि सास को घर से निकाल देने का क्या मैं राक्षसी हूँ माँ जी? यदि मर्द को मर्द ना समझूं तो फिर तो नामर्द वाली बात है ना। मेरा पति जो है उनके बेटे हैं, तो चाहे तो अपने बेटे को डांटे पीटे गुस्सा करे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को ना डांटूं तो मैं बहू कहाँ की रही, है ना। बेटा तुम्हारा है यह जताने के लिए पीटना जरूरी है क्या? फिर से सवाल करती है लेखिका श्रीनिवास जी कि बेटा तुम्हारा है यह जताने के लिए उसे पीटना जरूरी है क्या? तो नजम्मा कहती है, मारना प्यार करना तो चलता रहता है, पर जब मारने पर पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती? यदि मेरी सास जो है मैं बेटे को मारती हूँ तो कहती है क्यों मार रही है, तो जब मैं प्यार करती हूँ तो क्यों नहीं पूछती है कि क्यों प्यार कर रही है? तभी तो पूछना चाहिए, है ना। पक्ष इसका भी सही लग रहा है। इसलिए इन सब से
कौन माथापच्ची करे, मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर अ, इस बात अगर मैं एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। मुझसे मंगम्मा ने अपनी बात सुनाई थी, तब लगा था कि उसकी बात सही थी। अब इसने अपनी बात कही तो लगा इसकी बात भी सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में सब कुछ छूट मिली? जब मंगम्मा की पक्ष को श्रीनिवास सुन रहे थे तो लग रहा था कि मंगम्मा सही है, लेकिन जब नजम्मा की बात को लेखिका सुन रही है तो अब लग रहा है कि नजम्मा ही सही है। यानी अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है। तो अंत में लेखिका पूछती है कि अब तुम्हें घर में सब कुछ छूट मिल गया, तो अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। देखो, नजम्मा भी बड़ा समझदार औरत है। अब इसको भी डर है कि यदि सास और बहू झगड़ते रहेंगे ना तो तीसरा कोई फायदा उठा लेगा, है ना। इसलिए कहती है कि अगर इसी तरह झगड़ा करता रहूं तो पता नहीं मेरी सास सारे पैसे किसे दे डाले। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग रहती थी तो उसने मेरी सास से कर्ज मांगा, वह देने को तैयार हो गई थी। यह रंगप्पा से ही पता चला था। रंगप्पा ने ही मंगम्मा की बहू नजम्मा से जाके कह दिया था कि मैं तुम्हारी सास से पैसे मांगा हूँ, और वह देने को राजी हो गई है ना। यानी दोनों तरफ बातें शेयर करता था कौन, रंगप्पा, है ना। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। झगड़ा किसी तरह निपटने को मैंने यह सब किया माँ जी, है ना। यानी वह जो लड़का है, छोटा सा नन्हा सा बालक जो मंगम्मा के पास आया था, वह अपने मन से नहीं आया था। यह सब सिखाया गया था, उसको ट्रेनिंग दिया गया था, और ट्रेनिंग दे करके भेजी थी कौन, नजम्मा, कि तुम जाओ अपनी दादी के पास, मैं तुम्हें डांटूंगी, मारने की धमकी दूंगी, और पीटने की धमकी दूंगी। तुम्हारे पिताजी भी तुमको डांटेंगे, लेकिन तुम दादी के पास से आना मत, इनकार कर देना, कहना कि मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा, दादी के पास ही रहूंगा, है ना। यह सब सिखा दी थी कौन, नजम्मा। और अब ये सारी बातें बता रही है किनको, माँ जी को। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया था, नहीं गया, ये पूछ रही है कौन, श्रीनिवास, किनसे, नजम्मा से। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी, यह सब बताने की बात थोड़ी ही है। अरे बच्चा गया था माँ जी, खुद से ही गया था, लेकिन मैंने ही भेजा था उसे, यह सब बात बताने की थोड़ी है। क्या क्या बताऊंगा, ये सब अंदर की बात है ना। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं, मेरी सासी जो है कहाँ समझती है सब। नहीं, ये सब बात बताने की थोड़े है, समझने की बात है ना। मुझे लगा कि मंगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, उसमें माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। सास और बहू का होड़ लगा हुआ है इस कहानी में। माँ जो है अपने बेटे पे अधिकार जमाना चाहती है, अर्थात मंगम्मा चाहती है कि नजम्मा के पति पर मेरा अधिकार रहे, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पैदा किया। और नजम्मा चाहती है कि मेरा वो घर वाला है, मेरा बात को सुनेगा, वो माँ की बात को नहीं सुनेगा। और यही है जो सास और बहू में होड़ लगी हुई है। सास और बहू में क्या लगी हुई है, होड़ लगी है। सास बहू की होड़ है ना, स्वतंत्रता की होड़, है ना, आजादी की होड़। यह सारे संसार का किस्सा है, ये सिर्फ मंगम्मा की घर की किस्सा नहीं है,
ये सार्वभौमिक घटना है, इस सारे संसार की किस्सा है। इसकी हार जीत क्या होगी यह कहीं कहा नहीं जा सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की दशा बहू की है। यदि मगम्मा के बेटा को यदि पानी में खड़ा कर दिया जाए तो इसका पैर पकड़ के खींचने का जो काम कर रही है, ये कौन कर रही है? नजम्मा कर रही है। और इसका हाथ पकड़ करके उठाने का काम जो कर रही है, कौन कर रही है? मगम्मा कर रही है ना। ऊपर से बांह पकड़कर बचाने की दशा माँ की है ना। बहू जो है यानी अपने पति को पैर पकड़ के नीचे खींच रही है, पानी में डुबो रही है और मगम्मा उसको ऊपर उठा रही है। ये इस कहानी की दशा है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है। बीच में जो उस बच्चे का चेष्टा करता है, बचाने का चेष्टा करता है, उसको क्या होता है? कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मंगम्मा के घर में है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा के घर में है। यदि गांव की बात किया जाए कि ये दही बेचने वाली मंगम्मा की घर की घटना है तो शहर में दही लेने वाली मंगम्मा की घटना है। यह नाटक चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। यह नाटक सभी जगह चलता ही रहता है, इस नाटक का कोई अंत नहीं है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक दृश्य देख लेते हैं इसका चित्र के माध्यम से कि कैसी घटना घटी है इस कहानी में। ये जो है मंगम्मा के बहू को भनक और उसकी चिंता। बहू को भनक लग जाती है कि हमारी जो सास है वो रंगप्पा को पैसे देने के लिए राजी हो गई है। तो नजम्मा को आर्थिक सुरक्षा की चिंता होने लगी। मंगम्मा द्वारा अपने पैसे माँ जी के पास सुरक्षित रखने का विचार है ना, विचार प्रकट की थी कि माँ जी आप इस पैसे को अपने पास रख दीजिए। इससे बहू को चिंता होने लगी कि कहीं पैसा उसी के हाथ ना रह जाए। बहू को गांव वालों से रंगप्पा के बुरे इरादों की खबर मिल गया। गांव की औरतें ने बताया इसको बहू को, है ना। बहू को एहसास हुआ कि उनकी आपसी झगड़े के कारण परिवार का सारा धन कोई बाहरी व्यक्ति हड़प सकता है। इसलिए इन्होंने अपने पोते को भेजती है दादी के पास कि बेटा तू चला जा दादी के पास और हम तुम्हें डांटेंगे। बहू की चतुराई है पोते की नजरिए से सुलह कर लेना है ना। पोते को भेज करके सुलह की योजना का निर्माण करती है। पैसे बचाने के लिए बहू ने चतुराई से अपने छोटे बेटे को दादी के पास भेज देती है। मासूमियत का प्रभाव पड़ता है मंगम्मा पे, है ना। मासूमियत का प्रभाव पड़ता है, मासूम है, भोली भाली है, भावुक हो जाती है। पोता दादी से लिपट गया और उनके साथ ही रहने की जिद करने लगा। अब यहाँ पे मंगम्मा का जो गुस्सा है, गुस्सा अंत हो जाता है। मंगम्मा का मातृत्व जाग उठा और निश्चल प्यार ने सारे क्रोध को खत्म कर दिया, है ना। मंगम्मा के अंदर जितना भी गुस्सा था सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और अपने पोते से अगाध प्रेम करने लगती है, क्षमा याचना करती है। यहाँ पे आकर के नजम्मा जो है अपनी सास मंगम्मा से क्षमा मांग लेती है कि माँ जी हमसे गलती हुई और रिश्ते की डोर को मजबूत करती है। मीठे शब्द में माफी मांगती है, सम्मान पुनः वापसी आ जाती है। दही बेचने की जिम्मेदारी भी उठा लेती है, आर्थिक नियंत्रण हो जाता है और चतुराई से पारिवारिक क्या हो जाता है? सुलह हो जाती है ना। बहू ने कूटनीति से माफी भी मांग ली और घर के खजाने की चाबी भी अपने हाथ में ले ली। इससे क्या हो गया? परिवार भी एकत्रित हो गया और साथ ही साथ अपने जो आर्थिक पूंजी की जो चाबी थी वह भी अपने हाथ में, आर्थिक बगडोर भी अपने हाथ में ले लेती है। दही बेचने का कारोबार अपने हाथों में ले लेती है। और अंत में ही दशा है, यदि यहाँ पे अगर उस लड़के को खड़ा कर दिया जाए मंगम्मा के बेटे को, तो नीचे से मगरमच्छ की भांति पांव पकड़ के खींचने का काम जो कर रही है वो नजम्मा कर रही है
ऊपर से बाह पकड़ के उठाने का जो काम कर रही है, वो कौन कर रही है? मंगम्मा कर रही है। मगरमच्छ की दशा उस बहू की तरह है, बहू की प्रतीक है, और ऊपर से खींचने, बाह पकड़ के खींचने की जो दशा है माँ की है, जो बेटे के बचाना चाहती है और नियंत्रण रखना चाहती है। पानी में फंसा व्यक्ति पति के रूप में होता है या बेटा के रूप में होता है, दो महिलाओं के बीच में संघर्ष का केंद्र बन जाता है। आए दिन ऐसी घटनाओं में हम पुरुष जो है फंसी जाते हैं। यही है माया की जाल। संदेश ये दिया जाता है इस कहानी के माध्यम से कि घर में हार जीत नहीं, बल्कि आपसी सामंजस्य ही सबसे जरूरी चीज है। आपसी सामंजस्य बना के रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा परिवार में विवाद बना के रहना चाहिए। इस कहानी से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। पारिवारिक विवादों को अहंकार के बजाय प्रेम और समझदारी से सुलझाना चाहिए। अहंकार को त्याग कर देना चाहिए उस समय। तीसरे पक्ष से बचाव, आपसी मनमुटाव का फायदा हमारे बाहरी लोग जैसे रंगप्पा जैसा व्यक्ति उठाते हैं, इसलिए वैसे लोगों को समझना बहुत जरूरी है ना। सच्ची सफलता क्या है? छोटे मोटे झगड़ों को भुलाकर एक दूसरे को माफ करके मिलजुल कर रहना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। और यहीं पे यह कहानी समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हमारे द्वारा सिखाई गई कहानी में कहाँ कुछ कमी रह गई है, इसका भी मुझे इंतजार रहेगा। आपके सलाह का, सुझाव अपना जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।